ओके, वेलकम बच्चों। आज जो है हम लोगों का इनिक्वालिटी का दूसरा टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीक़ा से हमारे पास अगर लीनियर इनिक्वालिटीज़ जो है टू वेरिएबल्स में, तो उसका हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उस तरीक़ा के इक्वेशन को हम ग्राफिकली कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ सीखेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस है, कुछ रूल्स हैं, इसके बारे में भी हमें जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफ के, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन का ग्राफ है, इसको हम समझ लें कि ये अगर हमारा ग्राफ है और हमको डील करना है इनिक्वालिटीज़ के साथ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इनिक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स, है ना। जैसे कि हम लोग पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पर लीनियर इनिक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। तो ऑब्वियसली हम लोगों के पास ऐसा लाइन जो है बना पाते थे एक्स और वाई के वैल्यू के हिसाब से, इज़न्ट इट। यहाँ पर भी उसी प्रकार का, लेकिन हमारे पास इक्वेशन है कैसा, इनिक्वालिटीज़ वाला, ठीक है। तो हम मान लीजिए कि हमारे पास ये जो रीज़न हो सकता है, अगर लीनियर इक्वेशन होता तो कहीं कहीं रीज़न हो सकता है, लेकिन इनिक्वालिटी के साथ जब डील कर रहे हैं तो हम ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो है सोल्यूशन रीज़न की थी। तो ये पूरा कार्टेशियन प्लेन में जगह जगह पर जो है पॉइंट्स होंगे, लेकिन हमारा जो गिवन जो इनिक्वालिटी होगा वो उसका कुछ रीज़न हो सकता है, उसका सोल्यूशन का कुछ रीज़न हो सकता है। तो हम लोगों के पास दो रीज़न हम लोग डिसाइड करेंगे। एक है जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा किसी लाइन का रिप्रेजेंटेशन है, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि हमारा किसी गिवन इनिक्वालिटी का ये एक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन के सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि इक्वेशन का जो सोल्यूशन पॉइंट्स है हमारे इस कार्टेशियन प्लेन में इस लाइन के लेफ्ट में पड़े या राइट में पड़े, या फिर ये भी हो सकता है कि लाइन के ऊपर पड़े, ये भी हो सकता है, या लेफ्ट में पड़ सकता है या राइट में पड़ सकता है। तो अगर इस तरीक़ा से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये अगर हमारा लाइन है जो कि वर्टिकल है या परपेंडिकुलर है, आप कह सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, है ना। तो हमारा जो पूरा जो रीजन है कार्टेशियन प्लेन का वो दो हाफ में बट जा रहा है। एक हाफ को हम लेफ्ट हाफ प्लेन कहेंगे, एक को राइट हाफ प्लेन कहेंगे। लेफ्ट हाफ को लेफ्ट हाफ प्लेन 1 है और प्लेन 2 जो है राइट हाफ प्लेन है। फिर ऐसा भी स्थिति हो सकता है कि हमारा मान लीजिए कि इक्वेशन ये वाला लीनियर इनिक्वालिटी का जो है, जो इक्वेशन है या इनिक्वालिटी है, उसका जो है रिप्रेजेंटेशन इस लाइन से अगर किया गया है, तो हो सकता है कि इसका सोल्यूशन रीजन इधर हो या इधर हो। तो जो निचला हिस्सा है उसको लोअर हाफ प्लेन कहेंगे, जिसको 1 से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये वाला अगर रीजन में अगर हमारा सोल्यूशन का जो है रीजन पड़ेगा तो इसे अपर हाफ प्लेन कहेंगे, कि अपर हाफ प्लेन वाला जो सोल्यूशन रीजन है उसमें हमारा सोल्यूशन आएगा, रिप्रेजेंट होगा। यानी कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो आएगा। सोल्यूशन अब कहाँ पर आएगा, किस रीजन में आएगा, वो हम इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात जो है 4 पॉइंट्स के अंतर्गत बताया गया, जिसे हमें ध्यान रखना है जब भी किसी भी इनिक्वालिटी के साथ डील करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, द रीजन कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ एन इनिक्वालिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूशन रीजन। तो पहला बात क्या है कि कोई भी गिवन अगर इनिक्वालिटी है ना, और उसके जितने सारे सॉल्यूशंस होंगे, वो सॉल्यूशन इस कार्टेशियन प्लेन पर हम प्रोजेक्ट करेंगे या पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो वो सारा जो रीजन जिस पर हम ये सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं या पॉइंट करते हैं, वो सारे रीजन को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन रीजन कहते हैं। सॉल्यूशन रीजन, है ना। द रीजन कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ एन इनिक्वालिटी, इनिक्वालिटी का जितना सारा, मान लीजिए कि हमारे इनिक्वालिटी का सॉल्यूशन इधर है, ये वाला हिस्से में है, ठीक है ना, ये सब पॉइंट्स सॉल्यूशंस है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रीजन है ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है, बाद बाकी रीजन हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं है। ऑब्वियसली कार्टेशियन प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन अगर मान लीजिए इस इनिक्वालिटी की वजह से हमारा सॉल्यूशन पॉइंट इस रीजन में पड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या है, लेफ्ट हाफ प्लेन है। हो सकता है कि हमारा दूसरा कोई या फिर इधर लेफ्ट हाफ में नहीं होकर के राइट हाफ में भी हो सकता है ना। तो लेफ्ट हाफ का मतलब ये पूरा रीजन, ये नहीं कि ये वाला भी लेफ्ट हाफ में ही पड़ रहा है, इज़न्ट इट। तो सारा जो है सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करेगा हमारा इनिक्वालिटी, ये सारे पॉइंट। अब ये नहीं, इसके बाहर भी हम जितना सारा देखेंगे, इज़न्ट इट, है ना, लेकिन इस लाइन के लेफ्ट साइड में होना चाहिए, वो सारा जो है हमारा सोल्यूशन है। तो हाँ, तो नहीं, इनिक्वालिटी में दोनों तरफ कैसे हो जाएगा, इनिक्वालिटी है ना, तो या तो इस पार आएगा नहीं तो उस पार आएगा, ठीक है।
हाँ नहीं तो ऊपर या नीचे, लेफ्ट हाफ, अपर लेफ्ट हाफ, एक रीजन बन जाएगा, एक क्षेत्र बन जाएगा। लेफ्ट प्लेन या राइट प्लेन, हाँ किसी में भी हो सकता है ना। तो डिपेंड करता है कि हमारा इनइक्वलिटी कैसा है, उसके हिसाब से एक बाउंड्री आ जाएगा, और बाउंड्री के इस पार या बाउंड्री के उस पार या बाउंड्री को ले करके उसके साथ इधर एक तरफ है ना, या ऊपर के तरफ है ना, या लेफ्ट टॉप या राइट बटन, इस तरीके से कहीं ना कहीं क्षेत्र बनेगा। तो मुझे ये समझाना था कि पहला पॉइंट ये कहता है द रीजन कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशंस है ना ऑफ द इनइक्वलिटी, जो गिवन इनइक्वलिटी है उसके लिए जो रीजंस बनता है जिसमें सारा सॉल्यूशंस उस इनइक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो उस रीजन को कहेंगे सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द हाफ प्लेन। अब मान लीजिए कि बिना सॉल्व किए हम अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि किस हाफ प्लेन में हमारा पॉइंट्स है, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स भी है। हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा सोल्यूशन किधर आएगा, मतलब इसमें बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन किस रीजन में पड़ेगा इनइक्वलिटी। उस इनइक्वलिटी के लिए अगर हम एक लाइन रिप्रेजेंट करें तो लाइन के किस तरफ जो है सोल्यूशन सब होंगे, ठीक है ना। तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द हाफ प्लेन है ना रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वलिटी, इट इज जस्ट सफिशिएंट टू टेक एनी पॉइंट ए एंड बी। कोई भी एक रैंडम पॉइंट ए एंड बी ले लीजिए है ना, विच इज नॉट ऑन द लाइन, इस लाइन पे जो पॉइंट नहीं पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए इनइक्वलिटी आपने ड्रॉ कर लिया, अब आपके पास कार्टेशियन प्लेन में x का कुछ वैल्यू है, y का वैल्यू है, किसी एक पॉइंट को ले लीजिए जो लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है, पर आपको क्या चेक करना है कि वो पॉइंट लाइन पे ना हो। तो रैंडम कोई तो पॉइंट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा इक्वेशन है इनइक्वलिटी वाला। अब ये पॉइंट को जो है जो भी कार्टेशियन प्लेन पर इसका जो वैल्यूज दे रहा है, समझ में ना, मान लीजिए कि मैं इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा हूँ कि मैं ये पॉइंट को लेकर के चेक करता हूँ, इसके अगेंस्ट में जो x पर वैल्यू होगा y पे वैल्यू होगा, इस दोनों को लेकर के इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से अगर ट्रू आता है इसका मतलब ये प्लेन में है सॉल्यूशन, और ट्रू नहीं होता है तो उसका रिवर्स में होगा। ऐसा समझ में बात। अगर कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेते हैं जो लाइन पे नहीं है, और नहीं है कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं, क्योंकि इसका अनगिनत सोल्यूशन हो सकता है इस रीजन में। कोई एक सोल्यूशन अगर हम ले लेते हैं, सॉरी कोई एक पॉइंट्स ले लेते हैं और पॉइंट्स को लेकर के उस इनइक्वलिटी में रखते हैं, फिट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से अगर वो जस्टिफाई करता है, LHS RHS जस्टिफाइड होता है, इनइक्वलिटी जस्टिफाइड होता है, तो हम कहेंगे कि हाँ वो रीजन में जो मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया था पॉइंट वो ट्रू बैठ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो पॉइंट जो है वो सोल्यूशन जो है इस रीजन में पड़ेगा। अगर नहीं ट्रू है तो अदरवाइज प्लेन में पड़ेगा। बात समझ में है ना। तो वही लिखा है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय एन इनइक्वलिटी, इट इज जस्ट सफिशिएंट टू टेक एनी पॉइंट ए एंड बी व्हिच आर नॉट ऑन द लाइन एंड चेक वेदर इट सेटिस्फाइज द इनइक्वलिटी और नॉट। इफ इट सेटिस्फाइज देन द इनइक्वलिटी रिप्रेजेंट्स द हाफ प्लेन। अगर इस पॉइंट पर इनइक्वलिटी को जब चेक कर रहे हो सेटिस्फाई होता है तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट इस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और सोल्यूशन इसी रीजन में है और यही उसका सोल्यूशन रीजन है ना। तो और इस रीजन को हम शेड कर सकते हैं। शेड कैसे कर सकते हैं, हम इस रीजन को ऐसे करके शेड करके दिखा देंगे, है ना। बात समझ में है ना, शेड करके दिखा देंगे, है ना। और अगर नहीं है तो अदरवाइज प्लेन में जा करके वो होगा, चेक हो गया। एक मतलब एक तरफ नहीं हुआ तो दूसरा तरफ होना है, तो वो पॉइंट अगर इसका सोल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब ये उसका रीजन नहीं है, सीधा सा बात है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, इफ एन इनइक्वलिटी इज ऑफ द टाइप ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी या फिर ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, देन द पॉइंट ऑन द लाइन ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन रीजन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डार्क लाइन। अब मान लीजिए कि हमारा इनइक्वलिटी कुछ इस टाइप का हो या फिर इस टाइप का हो जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो। तो जैसे इक्वल टू है इसका मतलब उस लाइन को भी हम पॉइंट में लेंगे, मतलब इस लाइन पे भी जो पॉइंट्स है वो लेंगे, है ना। खाली लेस देन या इक्वल टू होता है जो निचले वाले पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, वो लाइन को एक्सक्लूड करके हम पॉइंट्स को लेंगे, है ना। और लेस देन और इक्वल टू वाला भी बात अगर आ जाता है तो हम वो लाइन के ऊपर भी पॉइंट्स जो है उसको भी इंक्लूड करेंगे। बस बात इतना ही सा है। तो ये जो 3 नंबर डेफिनेशन क्या बोला, इफ एन इनइक्वलिटी इज ऑफ द टाइप ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी और ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, देन द पॉइंट ऑन द लाइन ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन रीजन। तो हम इस पर भी अगर पॉइंट अगर लाई करता है इस केस में तो हम सोल्यूशन रीजन भी उसको लेंगे, ठीक है, सोल्यूशन रीजन में ही लेंगे।
और अगर उसके विपरीत अगर देखा जाए कि अगर इनइक्वालिटी अगर ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी या सॉरी ग्रेटर देन सी या फिर x प्लस बी वाई लेस देन सी, अगर ऐसा हो जिसमें इक्वल टू वाला मामला नहीं आता हो, तो ऐसे सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, लाइन के ऊपर जो पॉइंट होगा उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी x प्लस बी वाई इक्वल टू सी वाला जो पॉइंट्स होंगे वो वाले पॉइंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, इस लाइन को हम क्या कर देंगे, डॉटेड कर देंगे या डैश लाइन कर देंगे। नहीं समझे बात? ताकि इससे समझ में आएगा कि लाइन पर का पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। बात समझ में आया? अदरवाइज है। अच्छा, अगर मान लीजिए अब सिचुएशन ऐसा बनता है कि अगर ये हमारी इनइक्वालिटी है और हमारा सोल्यूशन इस जगह पर कहीं ना कहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो सोल्यूशन रीजन है वो हमारा अपर हाफ प्लेन में है, या नीचे आ गया तो लोअर हाफ प्लेन में है। ठीक है ना? तो ये सारा कुछ मामला बात था जिसको हम ध्यान में रखेंगे जब हम ग्राफिकली जो है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जाएंगे। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो सॉल्यूशंस है, दो इनइक्वालिटीज है, ठीक है ना? तो हो सकता है कि एक दूसरा इनइक्वालिटी जो है, जैसे मान लीजिए कि इसमें कुछ पॉइंट्स है जो लोअर हाफ को इंडिकेट कर रहा है, हो सकता है कि सोल्यूशन रीजन ये है, और एक इक्वेशन है मान लीजिए ये वाला एक इनइक्वालिटी है जो ये बता रहा है कि अपर हाफ में है ना, अपर हाफ रीजन में है। ठीक है, पहला वाला तो आपका लोअर हाफ दिखा दिया, ठीक है, पहला वाला मान लीजिए कि आपको लोअर हाफ दिखा दिया, ठीक है, और जो ये रेड लाइन है, चाहे एक काम करते हैं हम, अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब ये रेड लाइन कह रहा है कि जो मेरा सोल्यूशन है वो लोअर हाफ में है, लोअर हाफ में है। बात समझ में आया? ठीक है, हाँ सुने, नहीं ये वाला इक्वेशन बता रहा है कि जो सोल्यूशन रीजन है इस रेड लाइन का, रेड इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन रीजन है वो नीचे है, मान लीजिए नीचे है कहीं पर भी, हाँ ठीक है, हो सकता है, क्योंकि हम लोग जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व कर रहे थे तो दो इक्वेशन से हम सोल्यूशन निकाल रहे थे ना, हाँ, तो अब दोनों का जो पॉइंट दोनों में कॉमन होता था वही तो सोल्यूशन होता था ना। उसी तरीके से इसमें भी केस देख लीजिए, मान लीजिए एक इनइक्वालिटी जो ब्लैक वाला लाइन है वो एक इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका सारा सोल्यूशंस नीचे है, जो रेड डॉट से हम जो हम रेड डॉट से दिखा रहे थे, है ना, और जो रेड लाइन वाला जो इनइक्वालिटी है इसको जो हम दिखा रहे हैं वो ब्लू डॉट से हम उसका सोल्यूशन दिखा रहे हैं, और वो बता रहा है कि ये जो लोअर हाफ पार्ट में नीचे की तरफ है, लोअर हाफ वाला रीजन में है ना, नीचे वाला रीजन में, मान लो इधर का रीजन में है, तो आप बताइए आपका सोल्यूशन कौन सा होगा? सिर्फ ये रीजन होगा, देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला, तो ये वाला आपका बाउंड्री जो होगा इसमें आपका दोनों का सॉल्यूशंस आएगा, नहीं आएगा, है ना? इसका वाला नीचे वाला भी हिस्सा है सब, रेड वाला, आप देखिए समझ रहे ना बात को, रेड वाला भी है, सारा सोल्यूशन पॉइंट्स है, और ऊपर से ये वाला जो हम रेड लाइन किए थे उसका जो लोअर हाफ में था, तो ये वाला चीज एक्सक्लूड हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा, इधर ये वाला एक्सक्लूड हो जा रहा है, जो दोनों को कन्वर्ज कर रहा है वो हमारा सोल्यूशन पॉइंट्स है दोनों का, है समझ में बात? तो कुछ इस तरह से हम लोग ध्यान में रख करके चीज़ों को सॉल्व करेंगे। खूब आपको समझ में आया। अब चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स इसको समझे, ठीक है? चलिए बच्चों, तो ये हमारा पहला सवाल है जिससे हम चीज़ों को और बेहतर तरीक़ा से समझेंगे। तो कहा गया सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। तो ये देखिए सब इनइक्वालिटी है ना, अब इसको ग्राफिकली हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना? इक्वेशन 1 है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 8 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तीन तो बात है। हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे लेट सॉल्व फॉर x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। क्यों? क्योंकि इसमें लेस देन भी और 8 भी है, इजंट इट? इक्वल टू भी है, लेस देन और इक्वल टू भी है, तो इक्वल टू के लिए सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान रहेगा। लेस देन अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक ना? और उसी तरीके से इसमें तो लेट्स सॉल्व फॉर x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो अगर मान लीजिए इसको हम सॉल्व करेंगे और दूसरा जो है इसके लिए 2x प्लस वाई इक्वल टू एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, इस दोनों के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक ना? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने पहले वाला को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए लेट x इक्वल टू 1, तो आप बताइए y इक्वल टू क्या है? इसको अगर हम y का तरह रिप्रेजेंट करें तो 2y इक्वल टू 8 माइनस एक्स और y इक्वल टू क्या होगा? 8 माइनस एक्स बाई 2, नहीं होगा? y इक्वल टू 8 माइनस एक्स बाई 2। तो अगर x का वैल्यू 1 है, 1 नहीं रखते हैं, 2 रख लेते हैं, ठीक है ना? 2 रख लेते हैं। तो अगर x का वैल्यू अगर 2 है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 माइनस 2 मतलब 6, 6 बाई 2 मतलब क्या आ जाएगा? 3, नहीं आएगा? 3 आएगा ना? अच्छा, एक और पॉइंट ले लेते हैं, लेट x इक्वल टू
मान लीजिए हम 4 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, 4/2 इक्वल्स टू 2, सो y इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये सफिशियंट है पॉइंट हमारे पास, है ना, 2 और 3 और दूसरा पॉइंट है 4 और 2, ये सफिशियंट है जिससे कि हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम उसी तरीके से दूसरा भी ले लेते हैं। अगेन सॉल्व फॉर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो y इक्वल्स टू 8 माइनस 2x होगा, या फिर s के टर्म्स में ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इज इक्वल टू 8 माइनस, अच्छा y निकाले थे ना, क्या, तो y इक्वल्स टू 8 माइनस 2x सीधा। तो अब आप सोचिए कि अगर हम x इक्वल्स टू, मान लीजिए कि हम 1 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6 आएगा ना। और अगर x इक्वल्स टू मान लीजिए हम 5 ले लेते हैं, 5 नहीं लेते 4 ही ले लेते हैं, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0, y इक्वल्स टू 0 आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या सोल्यूशन आ रहा है, 1,6 और दूसरा आ रहा 4,0। और तीसरा एक और है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब ये तीसरा का तो हमारे पास सिंपल, इसको कुछ करने का नहीं है। तो आगे चलते हैं हम लोग ग्राफ पे आते हैं। मान लीजिए हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, ओके। अब ध्यान से सुनिए, हम एक लाइन बनाते हैं और इसको पहले हम जो भी हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1 2 3 4 5 6 इस तरीक़ा से, या 7 जो भी हो। तो आप देखिएगा गौर से, पहला वाला इक्वेशन हम लोग इसके लिए बना रहे हैं, ठीक ना, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 में हम देख रहे हैं कि जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू 3 आया था, यानी आपका पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ रहा है, x का वैल्यू y का वैल्यू 3, और जब x का वैल्यू 4 था तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सपोज दैट ये पॉइंट है, और मान लेते हैं इसको हम जो इस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे वो लाइन है हमारा ये वाला, मान लीजिए ये हमारा, उसी तरीक़ा से ये हमारा लाइन जा रहा है, सपोज दैट कि वही है, ये हमारा लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट था, 4 के साथ क्या था, 4 के साथ 2 था, तो मान लीजिए 4 के साथ 2 था। और ये हमारा कौन सा लाइन है, इनइक्वालिटी का, 2x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 का है, तो हम लेस देन इक्वल टू 8 लिख रहे हैं, बता रहे क्यों, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे पास जो है, अब दूसरा लाइन के लिए हम ये देख रहे हैं, ये वाला जो कि है 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8। तो इसके लिए मेरा जो इक्वेशन आया था, x का जब 1 था तो y का था 6, ये पॉइंट था, और जब x का 4 था तो y का था 0, ठीक है, ये था, ठीक है, तो ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है, इसका जब 4 था तो y का था 0, ये पॉइंट होगा। तो हमारे पास जो लाइन अब आएगा वो आएगा कुछ इस तरीक़ा से, ये आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा लाइन है, ये है आपका 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8। और तीसरा क्या बोला गया है, तीसरा ये बोला गया है कि हमारा जो y का वैल्यू जो है इक्वल टू 0 हो या फिर उससे ज़्यादा हो, है ना। तो y का वैल्यू इक्वल टू 0 या उससे ऊपर तो कोई भी रीज़न है। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके साथ तीसरा पॉइंट को भी सॉल्व करना है। तो y का वैल्यू 0 हो या उससे अधिक हो, तो इसका मतलब ये y का रीज़न जो है ये सारा रीज़न है। तो ये सारा रीज़न और ये रीज़न और ये रीज़न, ये सब मिला जुला के जो ये रीज़न बन रहा है आपका, है ना, ये आपका सॉल्यूशन रीज़न है। कौन सा, या ये रीज़न, ठीक है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला y के ऊपर जितना सारा रीजन है, तो y के ऊपर ये पूरा क्षेत्र बन रहा है, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि इसको भी ब्लॉक करना है। ये वाला 2x प्लस वाई जो है लेस देन इक्वल टू 8, तो ये वाला ये लाइन है, तो जो यहाँ से इसको काट रहा है इसके आगे नहीं जा सकता ये। और ये वाला 2x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, इसके लिए ये लाइन है। तो ये तीनों का पॉइंट उसमें मिलना चाहिए, isn't it? तभी तो सोल्यूशन होगा। तो सोल्यूशन रीजन आपका ये है, सोल्यूशन रीजन ये है। y के ऊपर जब जाएंगे तो ये सभी क्षेत्र है, यही सब क्षेत्र है, ठीक है। y का वैल्यू 0 या 0 से ऊपर, ठीक है ना। तो ये सारा जो क्षेत्र है आपका जो है वो आपका सोल्यूशन का रीजन है, ठीक है। तो इस तरीका से आपका हुआ। बात समझ में आ गया? कोई डाउट है बोलो। तीनों को हमको देखना पड़ेगा, तीनों का सोल्यूशन हमको चाहिए। नीचे क्यों लिया वो? कौन सा? क्योंकि ये जो इक्वेशन बोला है ना y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 0 कहाँ होगा बोलो? 0 से 0 हो तो y का वैल्यू 0 यहाँ है, 1 यहाँ पर होगा, 2 होगा, 3 एक पर तक जा सकता है ना। लेकिन फिर इसका भी तो रीज़न उसमें होना चाहिए, इसका भी। तो ये जब नहीं रहता लाइन ना, ये जब लाइन नहीं रहता तो ये सोल्यूशन ये भी ले लेता, नहीं समझे। मान लो ये इक्वेशन नहीं रहता, इसके एब्सेंस में खाली ये इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन रहता। मान लो कि ये वाला रहता और ये वाला रहता है, ये वाला इक्वेशन रहता और ये वाला इक्वेशन रहता, तो ये रीज़न यहाँ ये भी आता, पूरा आता, ठीक है। अगर ये दोनों रहता सिर्फ और ये नहीं रहता तो ये पूरा रीज़न आता, ये वाला ये भी आ जाता इसके साथ, और ये रीज़न है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लाइन बनाएंगे तो यहाँ लाइन क्या बनेगा? y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y का वैल्यू जो है 0 के बराबर है या उससे अधिक है, तो y का वैल्यू 0 के बराबर है या उससे अधिक है, इसका मतलब y का वैल्यू नीचे से ऊपर जा रहा है ना। तो ऊपर जा रहा है तो इस दोनों के दायरे, इस दोनों से जो दायरा बन गया है उसी के ना ऊपर जाएगा, उतना ही तो फिल करेगा। तो ये सारा जो सोल्यूशंस है इस तीनों इक्वेशन का, ठीक है। एज अ प्रूफ के लिए हम थोड़ा बता सकते हैं। मान लो कि अगर ये रीज़न है, मान लो कि हम एक ऐसे ही हम पॉइंट ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 4 नहीं ले लेते हैं, ये 7 है और ये 5 ले लेते हैं। देखो 7 और 5, ध्यान से देखो, ये 7 है, ये 5 है। मान लो ये हम पॉइंट ले लेते हैं, है ना, 7 और 5, ये 7 और 5 ले लेते हैं ना, ठीक है। और चलो चेक करते हैं इनइक्वालिटी को, 7 और 5, तो तीनों में से कोई भी प्रूफ नहीं होना चाहिए, तीनों में से सबका सब इनइक्वालिटी गलत होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो 7 और 5, तो अगर मान लो कि हम यहाँ पर अगर देख लें, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम रख रहे हैं x की जगह पर 7 और 2 इंटू वाई, तो y की जगह पर 14, ये लेस देन इक्वल टू 8, तो हो नहीं रहा, हो रहा क्या? रीजन से 10 होगा। हाँ 10 क्या है? 5 है। ओ 7 तो 10 होगा, चलो 10 भी हो तो भी तो नहीं हो रहा, इनइक्वालिटी तो नहीं ना प्रूफ हुआ, क्योंकि देखो हम पॉइंट के बाहर लिए हैं। अच्छा दूसरा देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 14 आप प्लस y का वैल्यू 5, ये भी लेस देन इक्वल टू 8, नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, बाहर है कि नहीं है? ठीक, अब इसमें देख लेते हैं y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू नहीं, y का वैल्यू 5 है ना, तो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हाँ y का वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, नहीं y का वैल्यू है ना, तो y का वैल्यू तो प्रूफ होना ही चाहिए, है ना। तो ये बात तो प्रूफ हो रहा है, ये तो बात प्रूफ हो ही रहा है। अब यहाँ देखिए ना, ये तो करेक्ट है, तीनों मैच, हाँ तो तीनों तो मैच हो ही रहा है ना। ये लेस आ रहा है तो सही बात है, तो लेस आ रहा तो सही तो है ना। हाँ ये बड़ा हो जा रहा है तो ये करेक्ट नहीं है, ये वाला भी क्या हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है, ये इक्वल टू करेक्ट नहीं है, और y का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। तो y का वैल्यू जो है हम डायरेक्टली पुट कर रहे हैं, तो बाई टू 5 है, ये तो प्रूफ हो रहा है, तो ये पॉइंट जो है इसमें लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन रीज़न कौन सा है? तो सोल्यूशन रीज़न जो है यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है, फिर इसका वैल्यू तो कुछ नहीं है, तो हम वो तो पॉइंट रख ही नहीं सकेंगे, ठीक है ना, वो पॉइंट को तो हम रख ही नहीं सकेंगे y का वैल्यू। ओ एक तो और भी बात था बाबू, एक तो हम इक्वेशन एक तो छोड़ दिए, इसमें एक और कंडीशन था, एक तो और कंडीशन था ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
एक और कंडीशन था इसमें, जोड़ लीजिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चौथा नंबर भी इक्वेशन है ना। तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसका वैल्यू है ना, तो इधर जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि ये कम होना चाहिए, तो ये कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा है तो इसीलिए तो बाहर है, ठीक है, इसीलिए वो पॉइंट बाहर है। अच्छा, यहाँ पर भी ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा हो जा रहा है, उससे ये ज़्यादा है और ये कम हो जा रहा है, तो ये कम तो नहीं हो रहा है, यही तो ज़्यादा है ना। तो जब हम x और y का वैल्यू रख रहे थे, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो वो रीजन के बाहर है नंबर, इसलिए नहीं हो रहा है। अब ये सब जो है रीजन के अंदर है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये रीजन के अंदर है ना, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है ये भी रीजन के अंदर है। तो जो रीजन के अंदर आ रहा है वो तो सही होएगा ही, ठीक है ना। ये जो x का वैल्यू है यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि x का वैल्यू को कितना चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, और y का वैल्यू भी जो है ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ये जो हिस्सा है ये ब्लॉक कर रहा है कि x का वैल्यू जो है ऊपर होना चाहिए और y का वैल्यू अंदर होना चाहिए, तो ठीक है, हाँ तो ठीक है। तो हमारा पूरा जो बाउंड्री बन जा रहा है ना, एक तो बाउंड्री ये बन जा रहा है, जो हमारा जो है ये x का से ये जो वैल्यू है जो है ना, ये जो x का वैल्यू है वो 0 या 0 से ज़्यादा, मतलब यहाँ आगे एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन इसके बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सब जो है दूसरा बाउंड्री बना के रख दिया। और y का वैल्यू भी जो बोल रहा है 0 से, ये नीचे से ऊपर जा सकता है, ठीक है, और इधर ये इधर से इधर आ सकता है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये इसके अंदर लाई कर रहा है, और ये वाला क्षेत्र जो इसके बाहर लाई कर रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक ना। तो हम यहाँ पर जो नहीं जा रहा है उसको हम काट दिए, और जो जा रहा है सो सही है, और वो इक्वेशन के दायरे में आ रहा है। तुम देखो, नहीं समझे बात, एक बात समझने का प्रयास करो, ये सब दोनों जो है ऑब्वियसली इस इक्वेशन के दायरे से बाहर है, तो बाहर है इसीलिए ये ट्रू नहीं बैठ रहा है, और ये जो है दोनों अंदर है इसलिए ट्रू बैठ रहा है। तुम देखो बात, समझो, नहीं समझे बात, ये क्योंकि दायरे के अंदर बैठ रहा है इसलिए ये दोनों ट्रू बैठ रहा है। अगर ये इस इक्वेशन में नहीं आता आंसर तो फॉल्स हो जाता, जैसे कि वो फॉल्स हो गया इस दोनों इक्वेशन के लिए, ऑब्वियसली फॉल्स होगा, और ये दोनों इक्वेशन के लिए आपका ट्रू हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो जो ट्रू है सो अंदर है, जो ट्रू नहीं है सो बाहर है। हम एक तो ऐसे ही कन्वर्सली एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि अभी देखो हम ये जो वैल्यू लिए हैं वो वैल्यू ऑब्वियसली एक से ज़्यादा है ना, और ये वैल्यू ऑब्वियसली इससे ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन हमारा सोल्यूशन रीजन में नहीं आ रहा है। सोल्यूशन रीजन में जो वैल्यू आ रहा है वो 5 और 7 जो है उसको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, और ज़रूरत भी नहीं है, और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, ठीक है। 5 और 7 तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, पर जो कंडीशन बोल रहा है कि अगर हम 5, 7 भी लें तो सोल्यूशन रीजन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर 5, 7 ले रहे हैं तो सोल्यूशन रीजन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए देखो बाहर भी हम दिखाएं। बात समझ में है ना, आया समझ में, ओके फाइन। चलिए तो एक और सवाल करते हैं, ओके बच्चों। तो अब ये हमारे पास दूसरा सवाल है, 5x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 20 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो चलिए हम लोग सॉल्व करें पहले इसके लिए, ठीक ना। तो आप देख लीजिए, सॉल्विंग फॉर 5x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है ना। तो इसके लिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए हम एज्यूम करते हैं कि जो है, अगर मान लो कि हम यहाँ पर x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ये 0, 0 हो जाएगा ना। आप ध्यान से देखिए, है ना। तो 5x + 4y और दोनों को अगर हम 0, 0 रखते हैं, जस्ट समझने के लिए अगर हम 0, 0 रखते हैं, ठीक है, तो 0, 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 0 और लेस देन इक्वल टू 20, है ना। तो हम कह सकते हैं जब हम 0, 0 रख रहे हैं, इसका मतलब जो है हमारा जो है सोल्यूशन जो है, ये जो है आंसर जो है ये ट्रू बैठ रहा है। तो ट्रू बैठ रहा है मतलब हमेशा जो 0 के तरफ हमारा आंसर गर्व होगा, सोल्यूशन जो होगा। देखो ध्यान से समझो ये बात लोग, ये इक्वेशन है, मान लो कि हमारा लाइन कुछ भी हो, ठीक है, हम यहाँ 0, 0 लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि इनइक्वालिटी जो है ट्रू बैठ रहा है। तो ट्रू बैठ रहा है इसका मतलब हमारा सोल्यूशन किधर होगा, लाइन का नीचे की तरफ होगा,
ये तो आइडिया मिल गया ना 0 0 रखने से। अगर मान लो 0 0 रखने से ट्रू नहीं बैठता, इसका मतलब लाइन कहीं इधर होता, नहीं होता, यानी हमारा सोल्यूशन ऊपर होता। ये एक तो ट्रिक है कि इफ आई एम टेकिंग 0 0 एज अ कोऑर्डिनेट and it is coming to be true, it means the point solution region will be below the line, isn't it? Lower half region में होगा। And if I am taking 0 0 as a coordinate but it is not coming up to be true, then it means that our solution region is lying above the plane region, solution region, isn't it? असल में ये बात तो ये बात को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसको 0 0 रख रहे तो हमारा जो लाइन आएगा नीचे आएगा, ये हम कंफर्म हो गए, ठीक है। तो अब मेरे पास मान लीजिए कि हमारा एक ग्राफ है, ठीक है, सिंपली एक ग्राफ है। अब ये हमारा पॉइंट है 0 0, अब ये मान लीजिए 1 है 2 है या कुछ भी है। अब ये 1 2 आएगा कि नहीं, इसलिए हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट x इक्वल टू 1, या फिर हम इसको सॉल्व अगर करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, फॉर सॉल्व कर रहे हो 5x + 4y = 20 के लिए, ठीक है। तो जब हम यहाँ देख रहे हैं तो 5x = क्या हो जाएगा, 4y 20 - 4y होगा ना। तो यानी x = क्या होगा, 20 - 4y/5। अब मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि अगर हम इफ़ y = 5 देन x = क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। 5 4 जा 20, 20 - 20 0/5 is 5, isn't it? और मान लीजिए अगर इफ x = y = मान लीजिए कि आपका जो है आ रहा है 5 की जगह पर हम 40 y को हम 10 रख लेते हैं, तो x कितना आ जाएगा, 14 × 40 तो -20/5 इस -4, isn't it? होगा कि नहीं होगा, सोच के देखिए। इफ़ आई टेक y = 10 तो 10 4 × 40, 20 - 40 is -20, -20/5 is -4, isn't it? सो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं, ये 1 है, मान लीजिए ये 1 है, या इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं कंपोनेंट्स को। और भाई में भी ज़्यादा नहीं है, जो भी हो, ये 0 है, ये है मान लीजिए, और मेरा नेगेटिव में भी 4 आया है, मतलब और इधर भी आएगा। मान लीजिए ये है, तो मेरा सोल्यूशन क्या है, जब 5 था तो 0 था, x is 5 then y is 0, this is the point, and when y is 5 then x is 0, okay, then when y is 5 then x is 0, this is the point, and when y is 10 then x is -4, it means that here is the point, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जब x हमारा y जब हमारा 5 था तो इसका वैल्यू 0 था, तो ये पॉइंट है, y जब 5 था तो इसका वैल्यू 0 था, सो ये हमारा लाइन जाएगा, ठीक है। अब समझ रहे हैं, ये हमारा लाइन है किसका, 5x + 4y ≤ 20 का, ये लाइन है, समझ में आया। अब दूसरा क्या बता रहा है, बोल रहा है कि s का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो s का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब ये वाला आपका लाइन बनेगा, नहीं बनेगा, ये कौन है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बनेगा, और y का वैल्यू क्या बनेगा, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2,
y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये वाला लाइन हो गया। तो हमारा सोल्यूशन रीजन कौन सा है? हम लोग तो समझ गए थे ना अभी जीरो को चेक करके, हाँ, कि इधर की तरफ ही आंसर होगा, पॉइंट्स होंगे। तो इसका ये इधर के तरफ पॉइंट्स, इसका ऊपर के तरफ पॉइंट्स और इसका सब इधर अंदर तरफ। तो हमारा रीजन कौन सा वो ले रहा है? सिर्फ ये रीजन। कुछ समझ में आया? देखिए समझ में आया? पहले मैंने 0 0 से चेक किया कि ये लाइन में 0 इंक्लूड कर रहा है कि नहीं, तो हम देख रहे हैं कर रहा है, तो कर रहा है तो सारा सोल्यूशन इसके नीचे आएगा, है ना। खाली अगर ये दोनों लाइन नहीं रहता, ये दोनों कंडीशंस नहीं रहता, तो हमारा सारा सोल्यूशन रीजन ये वाला होता इस इक्वेशन के लिए, ये पूरा रीजन जो सोल्यूशन होता है। पर यहाँ पर फिर एक बाधा डाल दिया कि नहीं, x का वैल्यू जहाँ तक 1 है उसके बाद होगा, तो बाद बाकी इधर से आप मिटा दो। सोच लीजिए कि मेरे पास इस लाइन के नीचे बहुत सारा सोल्यूशंस था, बहुत सारा सोल्यूशंस था, लेकिन कह रहा है कि नहीं भाई, तो इधर इतना दूर नहीं जा सकते हो, लो तो ये काट दिया। ये बोल रहा है कि नहीं तुम ऊपर जाओ, इतना दूर तक नहीं जा सकते हो, तो ये बंद कर दिया। नहीं हुआ समझ में आया? कौन? ये वाला, ये वाला हम लोग यहाँ ये पॉइंट से सॉल्व किए। जब y का 5 था तो x का 0 था, y का 5 था तो x पर पॉइंट 0 था, तो ये मेरा पॉइंट लिया गया। दूसरा मैंने लिया था y का जब 10 था, y का जब 10 था, ये पॉइंट है ना, तो इसका वैल्यू कितना था? -4 था, तो ये वाला -4 लिया गया, है ना। मान लीजिए ये पॉइंट था हमारा, जहाँ से होकर के मेरा लाइन जा रहा है, ये जब ये y का वैल्यू 10 था तो इसका वैल्यू -4 था, तो ये मेरे एक पॉइंट कोइंसाइड कर रहा और एक तो ये पॉइंट, तो इसको मिलाते हुए मैंने लाइन को खींचा था, ठीक है। तो ये लाइन, और हमने पहले चेक किया था कि सारा सोल्यूशन नीचे की तरफ होगा, ठीक है। x बोल रहा है कि नहीं, y बोल रहा है कि नहीं ऊपर की तरफ जाओ, 2 के बाद होगा, x बोल रहा है कि नहीं 1 के बाद होगा। तो ये सारा का मिला जुला करके तीनों जिसमें राजी हो रहा है वही तो हमारा सोल्यूशंस होगा, ये तीनों का। खाली अगर एक का बोलता, खाली इसका रहता, तो ये पूरा रीजन जो है आपका सोल्यूशन होता, सोल्यूशन रीजन होता। अगर ये नहीं रहता, खाली x का बोलता, x का 1 के आगे, तो 1 का आगे पूरा हमारा राइट हैंड पार्ट वाला जो है, राइट हाफ प्लेन जो होता, वो पूरा सोल्यूशन रीजन होता। खाली y = ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो 2 के ऊपर टॉप में जितना सारा रीजन में पॉइंट्स होगा वो सारा होता। पर ये तीनों मिला जुला करके हमारा ये जो रीजन है ये तीनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और आप चेक करके भी वैल्यूज को इसके बाहर में रख करके कहीं देखिएगा, आपको प्रूफ नहीं होगा। बात समझ में है ना? होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। तो बच्चों अब देखिए, थोड़ा और इस प्रॉब्लम में देखते हैं और थोड़ा और आसान तरीक़े से चीज़ों को आप समझते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है 2x + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x + y लेस देन इक्वल टू 3 एंड 2x - 3y इज़ लेस देन इक्वल टू 6। ये तीन इक्वेशन है। जस्ट हम एनालाइज करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये है हमारा, खाली हम लोग एनालाइज करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट है 0 0, ऑब्वियसली होगा यहाँ पर 0, ये ओरिजिन है तो यहीं पर 0 0 वैल्यू होगा। अब हम एक पहले इक्वेशन को लेते हैं। अब हम सबको जो है, मान लीजिए मेरे पास 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में अगर हम लेट टेक x = 0 y = 0, तो अगर 0 0 रखेंगे तो हो क्या जाएगा? 0 + 0 इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आ रहा है कि 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये तो ट्रू नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है x, अगर हम यहाँ पर 0x के वैल्यू के पास रख रहे हैं और y को भी 0 रख रहे हैं, मतलब ओरिजिन पॉइंट को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ओरिजिन पॉइंट को कंसीडर करने से ये इनइक्वलिटी जो है ट्रू नहीं बैठ रहा है। ट्रू बैठ रहा है क्या? हाँ, ये फॉल्स हो जा रहा है, ये फॉल्स हो जा रहा है ना। इसका मतलब जो है मेरा ये अगर लाइन होगा ना, तो किसी भी तरीक़ा से जो है हमारा जो है ये रीज़न में नहीं आएगा, 0 को नहीं देखेगा, मतलब 0 उसमें नहीं होगा। इसका मतलब हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा, लाइन ऐसा हो सकता है जिसमें 0 नहीं है और सॉल्यूशंस किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं एक लाइन बना दिया, रफली एक लाइन बना दिया, है ना, रफली एक लाइन बना दिया जिसका रीज़न जो है ऊपर होगा। आप समझ रहे बात को? जिसमें ये नहीं होगा। बात समझ गए? दूसरा आप लेते हैं,
दूसरा इक्वेशन जो है मेरे पास x प्लस वाई है ना इज लेस देन इक्वल टू 3, और यहाँ पर भी अगर हम 0 0 पुट करें तो क्या ये ट्रू बैठ रहा है? हाँ ट्रू है, ट्रू है। इसका मतलब ये जो लाइन होगा ये जो कम हो रहा है ना इसका, तो ये ट्रू बैठ रहा है। इसका मतलब ये जो लाइन अगर हुआ तो वो कैसा होगा, जिसमें वो सोल्यूशन लाई करेगा, है ना, सोल्यूशन लाई करेगा। तो सोल्यूशन कैसे लाई करेगा, मतलब वो आंसर सही है। तो मान लीजिए कि मेरे पास और एक लाइन है और जिसमें ये 0 0 इंक्लूड कर रहा है। बात समझ में आया? और तीसरा क्या है, 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर हम तीसरा वाला में देख रहे हैं तो ये ट्रू हो जा रहा है, और तीसरा वाला में देख रहे हैं तो ये 0 माइनस 0 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 6, ये भी ट्रू हो रहा है। नहीं हो रहा है? तीसरा वाला भी ट्रू हो रहा है। तो तीसरा लाइन जो होगा वो भी ट्रू है। तो ट्रू होने का मतलब है कि उसमें भी जो है 0 0 लाई करेगा। यानी एक और लाइन होगा तो इस सब में सारा पॉइंट्स ऊपर है, सब में, और इसमें सारा पॉइंट्स नीचे, यानी ये पॉइंट इसमें ये वाला चीज दोनों में कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, ये वाला। और तीसरा क्या बता रहा था कि ये वाला जो लाइन है ये भी ट्रू है। तो एक और अगर मान लो कि लाइन है और जिसमें हम देख रहे हैं कि आंसर्स आ रहा है जो कि ट्रू हो रहा है, मान लो कि ये मेरा तीसरा लाइन है मान लो, और जिसमें जो ये पॉइंट्स आ रहा है, ठीक है, पॉइंट्स आ रहा है जो ट्रू है क्योंकि 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है आपका जो है वो सोल्यूशन क्षेत्र है, ठीक है, सोल्यूशन क्षेत्र है। बात समझ में? तो इस तरीक़ा से, लेकिन फिर भी हमको जो है मतलब ये एनालाइज करके हम बता सकते हैं कि हाँ ये वाला छोटा सा जो हिस्सा है वो ट्रू हिस्सा है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्टली हम वैल्यू को रख करके सॉल्व करेंगे तो भी हो सकता है। चलिए देखते हैं वैल्यू रख करके भी। तो सॉल्विंग 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। चलिए तो अगर हम लेट x इक्वल्स टू 1, तो जब हम x का 1 रख रहे हैं तो y का क्या आना चाहिए। तो मान लीजिए फिलहाल हम थोड़ा देर के लिए हम इसको इक्वल टू करके सॉल्व कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 1, यानी y इक्वल टू कितना आ जा रहा है 4 माइनस 2 यानी 2। तो जब x इक्वल टू 1 आ रहा है तो y का वैल्यू 2 आ रहा है, ओके। और लेट x इक्वल टू 2, जब हम x इक्वल टू 2 लिख रहे हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 2, यानी 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो y का वैल्यू 0 आ जा रहा है। ये किसके लिए है, इस इक्वेशन के लिए। अब दूसरा इक्वेशन के लिए भी हम सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू को हटा दीजिए, पहले इक्वल टू 3 से हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर x इक्वल्स टू अगर 1 रखते हैं तो y कितना आएगा, ऑब्वियसली x का 1 है तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। और अगर x का वैल्यू अगर मान लीजिए 4 रख लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल्स टू -1। तो ये सोल्यूशन जो है आपका ये है। x का वैल्यू जब 1 है तो y का वैल्यू जो है 2 हो जाएगा, x का वैल्यू अगर 4 है तो y का वैल्यू -1। और उसी तरीक़ा से तीसरा वाला भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तीसरा वाला सोल्यूशन क्या है, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6 है, तो इसको हम इक्वल टू 6 से सॉल्व करते हैं। तो अगर हम अब इसको हम 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 3y, ओके। सो अगर हम और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 3y, या y के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सबसे अच्छा। तो 3y इक्वल टू 2x माइनस 6, 3y इक्वल्स टू 2x माइनस 6, सो y इक्वल्स टू 2x माइनस 6/3। तो इस हिसाब से अगर हम s का वैल्यू अगर मान लीजिए 3 रख देते हैं, x इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। एंड लेट x इक्वल्स टू मान लीजिए इसको हम 6 रख देते हैं, इसका वैल्यू 6, तो y का वैल्यू 2। क्यों, 6 2 12 माइनस 6 इज 6/3 इज 2, ओके। तो चलिए अब हम इससे हम लोग सॉल्व ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, प्लॉट करके देखते हैं कि क्या आता है।
समझ लीजिए। तो पहला वाला इक्वेशन के हम लिख रहे हैं, जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 है ये, और जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये हमारा एक लाइन जो रिप्रेजेंट करेगा, ये लाइन जो होगा, ये जो लाइन होगा, ये जो एक लाइन आ रहा है लीनियर इनइक्वालिटी का, ये है आपका 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब मैंने शुरू में ही चेक किया था कि अगर इसको 0 0 कर दिया जाए तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी ये जो चीज़ 0 जो है इस लाइन के अंदर होगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखोगे तो ये 0 ही सम होगा, तो 0 इज तो नहीं होगा, गलत होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये 0 आ जा रहा है तो ये ग्रेटर देन नहीं है 4 से। इसका मतलब सोल्यूशन का बाउंड्री बाहर है कि नहीं, इसका सोल्यूशन का बाउंड्री बाहर है। समझ में आ रहा है ना बात, ये बाहर होगा, इसका कहीं पर भी बाहर होगा, ठीक है। यानी हम बाहर है तो इसको एक काम करते हैं ना, इसको डॉट से लगा देते हैं, ये सब जो सोल्यूशन से, ये इसका सोल्यूशन है, बाहर में कहीं ना कहीं होगा, इधर कहीं ना कहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा, अब दूसरा है इक्वेशन जो है ये वाला, जब इसका वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू 2 था, इसका वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू 2 था, ठीक है, ये ठीक है ना। और यहाँ पर जब x का वैल्यू 4 था तो y का वैल्यू कितना था, -1 था, मतलब नीचे था, -1 था। इसका मतलब अब जो एक लाइन आ रहा है वो ये आ रहा है, जब इसका वैल्यू 4 था तो ये -1 था, ये एक लाइन आ रहा है, ये वाला लाइन, ये पॉइंट ये 4 से जा रहा था। अब ये जो लाइन है, अब इसमें भी अगर हम देखें तो हमारा क्या था, ये अगर 0 0 होता तो ये ट्रू होता, नहीं ये ट्रू होता, यानी 0 इसमें आता तो इसका मतलब ये सारा बाउंड्री है ना इसका, है ना। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कोई दूसरा कलर से हम मतलब कि इसका सारा रीज़न ये है और इसका रीज़न ऊपर है, यानी ये वाला अब हिस्सा अभी अब हमारे पास आया है। ये कौन सा था, x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 3। ध्यान से सुनिए, तो हमारे पास जो रीज़न हमारा कटा है वो क्या है, ये वाला रीज़न जो बाहर का रीज़न है और ये अंदर वाला। तो ये हमारा तो मिल गया कि ये सही श्योर है कि ये जगह होगा, ये दोनों का। लेकिन अब तीसरा को भी इसमें इम्प्लीमेंट करना है ना, तीसरा वाला भी। तो तीसरा वाला में देखिए, x का वैल्यू जब 3 था तो y का वैल्यू 0 था, इसका वैल्यू जब 3 था तो y का वैल्यू 0 था, तो ये वाला पॉइंट होगा, है ना। और x का वैल्यू 3 होने से y का वैल्यू 0, और s का वैल्यू 6 होने से y का वैल्यू 2, 6 होने से y का वैल्यू 2, मान लीजिए ये 2 है पॉइंट का ये। तो ये लाइन आपका कुछ ये वाला जा रहा है, नहीं मान लीजिए ये रफली ये लाइन जा रहा है। अब ये इसके ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो अब अगर मान लो कि अगर 0 होगा, ट्रू होगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे जाएगा। अब देखते हैं, तो ये तो 0 ही होगा ना, 0 - 0 0, और ये लेस देन इक्वल टू ट्रू है, तो ट्रू होने का मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा में जब जाएगा, है ना। जब ऊपर में जाएगा तो इसका मतलब ये रीज़न अब घेरेगा, है ना। तो ये जो आपका बाउंड रीज़न बन रहा है ना, ये आपका सोल्यूशन रीज़न है। आप समझ रहे बात को ना, नहीं समझे, चीज़ समझ गए ना। तो 0 से एनालाइज कीजिएगा कि होगा कहाँ ऊपर नीचे, और थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि ग्राफ से हम बना लें चीज़, तो ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा। ओके, होप आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल। ओके बच्चों देखिए, ओके तो अब हमारे पास एक और सवाल है जिसमें हमें इस इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। x - 2y इज लेस देन इक्वल टू 3, 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखिए हम लोग 0 से एनालाइज कर लेते हैं कि कौन कहाँ पर आएगा, ठीक ना। तो इसमें देखिए 0 0 इंक्लूड करेगा क्या, इसमें 0 0 इंक्लूड करेगा क्या, 0 0 रहेगा, और लेस देन इक्वल टू तो ये इंक्लूड करेगा, है कि नहीं। एनालाइज करके देख लीजिए, तो 0 0 इंक्लूड करेगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है तो ये ट्रू हो रहा है तो इंक्लूड करेगा। अच्छा ये इंक्लूड करेगा क्या 0 0, है ना। तो ये जो है ग्रेटर देन बोल रहा है तो ट्रू नहीं है, तो ये नहीं इंक्लूड करेगा, ठीक ना, ठीक है। और तीसरा क्या, ये इंक्लूड करेगा, y इज ग्रेटर देन, अगर 0 रहेगा तो 0 हो नहीं सकता, तो ये भी जो है इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। ये भी 0 0 इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो पहला इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x - 2y इज इक्वल टू 3 से सॉल्व करते हैं ना। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आएगा, इसका मतलब हुआ x = 3 + 2y,
ठीक है, तो अब सोचिए कि जब हमारे पास एक y का वैल्यू अगर मान लीजिए अगर 1 रखते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? y का वैल्यू 1 रखते ही इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। ओके, अगर हम मान लीजिए y का वैल्यू -1 रख लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नहीं आएगा? y का वैल्यू -1 रखने से इसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक, तो ये हो गया पहला का, छोड़ दीजिए। दूसरा में अब आते हैं, तो यहाँ पर है 3x + 4y ग्रेटर देन, इसको इक्वल्स टू 12 से सॉल्व करते हैं पहले। तो इसका मतलब है कि इसका इक्वेशन हम लिख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या होगा, मान लीजिए 3x = 12 - 4y, सो x = क्या होगा, 12 - 4y / 3। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी हम एक बॉक्स बनाते हैं, और ये x है, ये y है, और मैं 2 सोल्यूशन लेना है सिर्फ। तो इसका वैल्यू अगर मान लीजिए 1 रखते हैं, नहीं रखते, 1 नहीं रखते हैं, मान लीजिए 3 रखते हैं, y का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो 12 - 12, तो ये x का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, और y का वैल्यू अगर -3 रखते हैं, -3 तो प्लस में 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 24/3 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर इसको -3 रखेंगे तो प्लस में 12 आएगा, 12 12 24, 24/3 8। ठीक है, तो ये रहने दीजिए। और तीसरा इक्वेशन ले लेते हैं y दी, तो सिंपली बात है y > 0, ये हम तो आराम से कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो इसी सब का ध्यान में रखते हुए हम सब इक्वेशन का एक ठो ग्राफ बनाते हैं। ठीक ना, क्या है? तो जब जैसे ही ग्राफ के ऊपर हम आएंगे तो सबसे पहले एक बात देख लीजिए कि y > 1, तो ये वाला जो ग्राफ होगा आपका y > 1, y का वैल्यू 1 के बराबर हो या उससे ऊपर उसका रीजन होगा, सोल्यूशन रीजन। तो इसका मतलब जो है हमारे पास जो ये लाइन जो आएगा ये रिप्रेजेंट करेगा आपका इस बात को, मतलब y > 1, y > 1, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन को, यानी सोल्यूशन का रीजन जो होगा आपका ये क्षेत्र होगा। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि इसका रीजन क्या है, ऊपर की तरफ है, ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद क्या, जिसमें ये जो 0 0 इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, यानी ऊपर की तरफ होगा। दूसरा केस जो है, हम इस इक्वेशन पे अब आते हैं, इसका तो हम लोगों ने कर लिया। अब x - 2y = 3, तो हमने यहाँ पर सॉल्व करके रखा था ना कि जब x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू अगर 5 है तो y का वैल्यू 1 है, मतलब ये वाला पॉइंट होगा। थोड़ा देर सोच लीजिए, ये वाला पॉइंट होगा। और जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू -1 है, यानी ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को मिलता हुआ एक लाइन अगर हम खींचें तो कुछ इस तरीक़ा से एक लाइन आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, ये हमारा लाइन हुआ। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए स्ट्रेट ही समझिए, इसको स्ट्रेट ही समझिए। ठीक है, अब ये जो लाइन है इसमें हम लोगों ने जब एनालाइज किया तो क्या देखा, इसमें 0 0 इंक्लूड करेगा, मतलब ये इसका क्षेत्र है, ये इसका क्षेत्र है। और ये इक्वेशन क्या है, x - 2y, ये है x - 2y < 3 का, इसका था। ठीक है, और ये वाला जो आपका रीजन है, मतलब ऊपर की तरफ रीजन है, ध्यान रखिएगा, यानी ऊपर की तरफ इसका रीजन है, खैर जिसमें 0 भी इंक्लूड करेगा। और जो तीसरा है 3x + 4y, दूसरा वाला 3x + 4y > 12, इसके लिए हम लोगों ने ये वाला किया है, जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब x का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू 3 है, ये पॉइंट है। और जब x का वैल्यू 8 है, s का वैल्यू जब 8 है तो y का वैल्यू -3 है, यानी थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट है, तो ये दोनों x का वैल्यू जब 0 था तो y, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक और लाइन ही आएगा जो इसको मिलाते जुलाते ये लाइन तो जा रहा है। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन है, ये है आपका 3x + 4y > 12। अब ये देखिए इसमें क्या है, ये इसमें भी 0 इंक्लूड नहीं करेगा, तो 0 इंक्लूड नहीं करेगा, इसका मतलब इसका क्षेत्र ऊपर की तरफ है। तो ध्यान से सुनिए, ये लाइन का ये ऊपरी हिस्सा, ये सारा ऊपरी हिस्सा, इसका भी ऊपरी हिस्सा, यानी ये वाला पार्ट आ गया, और इसका वाला ऊपरी हिस्सा ये। तो इसका मतलब ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है आपका सोल्यूशन का डोमेन है, ये पूरा क्षेत्र, ये सब इसके ऊपर
इसके अंदर और इसके दायरे में सब। ये पूरा जो होल एरिया है आपका, ये पूरा आपका जो है सॉल्यूशन डोमेन है या सॉल्यूशन रेंज है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है अगले क्लास में जो है हम इस पर और भी थोड़ा डिटेल में जो है और कुछ प्रॉब्लम्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाएंगे। तो तब तक के लिए आप वीडियोस को देखिए, समझिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और होप जो है आप लोग खूब इंजॉय कर रहे होंगे लर्निंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।